नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। ठीक 2 साल पहले देश में एक बड़ा बदलाव आया था, या यूं कहें कि लाखों उम्मीदों के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन 2 साल बाद आज सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सरकार उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या मोदी सरकार के मंत्री अपनी छाप छोड़ पाए? आज हम मोदी सरकार के 10 बड़े मंत्रियों के कामकाज की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के बड़े मंत्री कितने पास या फेल हुए। हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। 2 साल पहले और आज की तस्वीर में कितना फर्क है। 2 साल पहले क्या था अर्थव्यवस्था के हालात और आज क्या है। सबसे पहले जीडीपी की बात करें तो 2014 में, मार्च की हम बात कर रहे हैं, फिस्कल टू फिस्कल बात कर रहे हैं, तो 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जो बढ़कर मार्च 2016 में 7.6% हो गई। इसके बाद अगर आगे बात करें जीडीपी के अलावा महंगाई की, तो मार्च 2016 में 9.5% के आसपास 2014 में महंगाई थी, जो 5% से कम है मार्च 2016 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें। तो कार बिक्री के आंकड़े देखें तो नेगेटिव में चल रही थी ग्रोथ रेट कार बिक्री की 2014 में, जो मार्च 2016 में बढ़कर 7% से ऊपर चली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो यह भी नेगेटिव में था मार्च 2014 में, जो मार्च 2016 में 2.5% के आसपास रहा। इसके अलावा कुछ और आंकड़े देखे हैं जिससे अर्थव्यवस्था की हम नब्ज टटोलने की कोशिश करें, तो एक्सपोर्ट 4% के आसपास था 2014 में, जो 2016 में बहुत ज्यादा घट गया, 16% के आसपास नेगेटिव में इस वक्त एक्सपोर्ट है, जो कि बहुत चिंता का कारण है मोदी सरकार के लिए। हालांकि वो ग्लोबल कारणों को इसका हवाला देते हैं। आइए हम इससे पहले कि आप इस चर्चा को शुरू करें, सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। मोदी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर माने जाते हैं अरुण जेटली। अरुण जेटली वित्त मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे हैं, जिन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता है। सरकार की इमेज बिल्डिंग की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। जेटली के खाते में कई उपलब्धियां हैं। इस साल एफडीआई पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा रहा। ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा नहीं है। ऐसे में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% होना जेटली के लिए बड़ा अचीवमेंट है। वहीं जेटली के वित्त मंत्रालय में ब्लैक मनी पर कड़ा कानून भी आया। भारत में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए जेटली के मंत्रालय ने बैंक करप्सी बिल भी पास करवा दिया। जेटली के कार्यकाल में जन धन योजना में रिकॉर्ड 19.2 करोड़ खाते खोले गए और महंगाई दर घटकर 2.5% के आसपास है, जबकि डीबीटी के जरिए करीब 61,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे करीब 12,000 करोड़ का लीकेज खत्म हुआ। अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्रालय आखिर क्या नहीं कर पाया। अरुण जेटली के कार्यकाल में वित्त मंत्रालय जीएसटी बिल को पास नहीं करवा पाया। बैंकों का एनपीएस 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। महंगाई में कमी के बावजूद ब्याज दरों में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि जेटली पर पीएम मोदी का भरोसा बना हुआ है और वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। तो मोदी सरकार के सबसे अहम मंत्रालय के मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, लेकिन अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर अश्विनी महाजन है, इकोनॉमिस्ट हैं, को कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच के, वो इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है। मेरे साथ हर्ष नेवतिया है, प्रेसिडेंट है फिक्की के इंडस्ट्री के लिए, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और जितेंद्र पटवारी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मंत्री बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, सुरेश प्रभु, उनका भी रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, फिर इस बात को शुरू करते हैं। प्रभु के आने के बाद रेलवे एक ट्वीट पर पैसेंजर्स को मदद मुहैया कराता है। रेलवे सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव मिनिस्ट्री है। एक सर्वे के मुताबिक प्रभु काल में डिसीजन टाइम 500 दिन से घटकर 80 दिन हो गया है। नए प्रोजेक्ट अब 6 महीने में अप्रूव हो जाते हैं। पहले इसमें 24 महीने लगते थे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है। रेलवे अभी 1 रुपया कमाने के लिए 92 पैसे खर्च कर रही है। 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद 13 लाख रेलवे कर्मचारियों को सैलरी हाइक का बोझ कवर करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं रेलवे के सामने दिक्कत यह भी है कि उसे फंड कहां से मिलेगा। यही वजह है कि नई ट्रेनें और ट्रैक नहीं बन पाए हैं और वेटिंग टिकटों की समस्या अभी भी बनी हुई है। जो कंफर्म टिकट मिलने में, जैसे आपने खुद वादा किया है कि 2019 तक ऑन डिमांड मिलेगी टिकट्स,
उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप, और इन दोनों मुद्दों पर, एक तो डायनामिक फेयर मैकेनिज्म और ऑन डिमांड टिकट, इस पर? देखिए, एक तो ऑन डिमांड टिकट हमारी बिल्कुल कोशिश है कि 2020 तक हम ऑन डिमांड लोगों को टिकट दे सकें। आज क्यों नहीं मिलते ऑन डिमांड टिकट? आपूर्ति और मांग, इसमें जो अंतर है उसकी वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से ये प्रॉब्लम है। रेलवे में साफ सफाई सुधरी है, लेकिन वेटिंग टिकट और बायो टॉयलेट का काम धीमे चल रहा है। ऐसी कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। तो मोदी सरकार को 2 साल हो गए और हमने 2 सबसे अहम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु। और मेरे साथ एक खास पैनल बना हुआ है, डॉक्टर अश्विनी महाजन। एक न्यूट्रल कमेंट सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगा। 2 साल में मोदी सरकार ने बहुत काम ऐसे किए होंगे जो आपको पसंद आए होंगे और कुछ ऐसी आपकी उम्मीदें रही होंगी जिस पर वो सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी। एक ओवरऑल कमेंट और उसके बाद वित्त मंत्री और सुरेश प्रभु रेलवे मंत्री, इन दोनों के कामकाज पर आपका कमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 साल पूरे होने पर जो विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट लगातार कम हो रही थी पिछले कालखंड में, बीच में थोड़ा सा सुधार आया, अभी उसमें एक बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे अहम मैं समझता हूँ उपलब्धि होगी इनकी। और दूसरी उपलब्धि है कि इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर कम हुई है। और ख़ास तौर पर इसमें भी एक असमंजस सा बना हुआ है कि मुद्रास्फीति 5% है या वास्तव में 0% है। इस पर भी असमंजस इस कारण से है क्योंकि थोक मुद्रास्फीति अलग बताता है, सीपीआई अलग बताता जी। है। हाँ, ठीक। और इसके साथ ही साथ जो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे जा रहा था, तमाम एक निराशा का सा माहौल था, एक आशा जरूर हुई है। अच्छा, और अगर वित्त मंत्री की बात करें और सुरेश प्रभु रेल मंत्री की बात करें तो आप क्या कहेंगे इनके कामकाज को लेकर? जल्दी किसी व्यक्ति विशेष या मंत्रालय विशेष के संदर्भ में कहना सही नहीं होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय के कुछ कदम, खास तौर पर जैम ट्रिनिटी जो है वो वास्तव में एक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या मात्रा में जो पैसा था वो कहीं ना कहीं लीकेज होता था। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात तो बहुत पहले की जा रही थी, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो अभी ही खुला। और जहाँ तक रेल मंत्रालय का विषय है, अभी रेल मंत्रालय को कुछ करके दिखाना होगा। अभी फ़िलहाल कुछ उपलब्धियां जो छुटपुट उपलब्धियां मानी जा रही हैं वो तो नहीं, लेकिन कुछ करके दिखाना होगा। वास्तव में रेल में जो आपको अभी तक लगता है दिखा नहीं पाए हैं वो। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर महाजन मैं आऊँगा आपके पास। सुरेश प्रभु और वित्त मंत्री अरुण जेटली की हम बात फिलहाल कर रहे हैं, नरेंद्र तनेजा जी। और क्योंकि 2 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, जाहिर है आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां गिनाने को होंगी, लेकिन कुछ ऐसी कॉन्क्रीट उपलब्धि जिससे आपको लगता है कि हर देशवासी को फायदा हुआ हो आपके हिसाब से इन दोनों मंत्रियों के कामकाज से, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कर सकते थे लेकिन 2 साल में नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जब हम सत्ता में आए आज से 2 साल पहले, तो पूरे भारत की छवि दुनिया के अंदर बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग नहीं आ रहे थे। खुद भारत की जो कंपनियां भारत छोड़ करके विदेश जा रही थी। कई कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाने के बावजूद देश छोड़ करके क्विट इंडिया छोड़ के चली गई। चारों तरफ स्कैम का माहौल था, स्कैंडल्स का माहौल था, छवि खराब थी। और दूसरी तरफ जो है पूरे देश के अंदर तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे। हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की छवि देना और ऐसा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, और उससे साथ में जो देश में सबसे गरीब लोग हैं अर्थव्यवस्था का, उन पे भी फोकस करना। आधुनिकरण और विस्तार के साथ साथ गरीब से गरीब आदमी पे फोकस करना। ये अगर आप पूरी दुनिया की जितनी इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके अंदर आज भारत चमक रहा है, बिल्कुल एकदम सूरज की तरह। उसकी वजह है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने और टीम मोदी
मोदी ने पूरी अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट किया, देश के लोगों ने आगे बढ़ के उसमें साथ दिया, देश के वो लोग जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने उसका साथ दिया, और कुल मिलाकर के आज उसका ये नतीजा है कि पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, अगर आप ऐसी अर्थव्यवस्था ढूंढ रहे हैं जहां हर कंपनी आज आना चाहती है, जहां हर देश आना चाहता है, और वो साथ में जो भारत में गरीब से गरीब आदमी वो भी कह रहा है कि सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर के मैं बिल्कुल उससे संतुष्ट हूं और आगे उम्मीद लगा के चल रहा है कि उसका और कल्याण होगा और देश की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा और विस्तार होगा। तनेजा जी, आप तो संतुष्ट हैं और आपको संतुष्ट होना बनता भी है, लेकिन क्या विपक्ष संतुष्ट है? जितेंद्र पटवारी। नहीं, देश की जनता संतुष्ट है, देश की जनता संतुष्ट है। चलिए ठीक है, वो भी देश की जनता में ही आते हैं सर, देश से अलग थोड़ा कर देंगे उनको। और अगर एक ईमानदार विपक्ष के तौर पर बात करें तो जितेंद्र पटवारी एक ईमानदार विपक्ष के तौर पर अपनी बात रखिए, जो अच्छा है उसको अच्छा कहिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तनेजा जी ने बहुत सी बातें कही, सबसे पहले देश जिसको चुनता है, मैं समझता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के पास भारत के बाद बीजेपी की इतनी बड़ी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनी तो देश ने भरोसा किया ही था, और वो बातें भी याद की थी कि आप वो वादे जो आपने चुनाव पहले कहे थे वो कहे। खासकर अर्थव्यवस्था के पार्ट पे तनेजा जी ने दो बातें कही कि इतने इन्वेस्टमेंट विदेशों का यहाँ आया। मैं कृपया करके जब आपको अवसर मिले तब बताना कि कितना इन्वेस्टमेंट देश में 80 देशों की यात्रा के बाद आया इन 2 सालों में। ज़रा आंकड़े हो तो बताने की कृपा करें तनेजा जी, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसके आधार पे आपको कहना चाहता हूं कि हम जहां जितना प्रोपोगेंडा किया उससे 2%, 3%, 5% भी आपने सफलता नहीं पाई। क्या कारण है? लोकपाल बिल, आपने अभी भ्रष्टाचार की बातें की, उस समय के आंदोलन की, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था लोकपाल के लिए। क्या स्थिति है लोकपाल की अब आपके 2 साल मेजोरिटी की सरकार के बाद? ये भी बताएं। देश के स्पेसिफिकली अगर वित्त और रेलवे मंत्रालय की बात करें, हम एक 10 बड़े मंत्रालयों की बात करेंगे। नहीं, वो भ्रष्टाचार की वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, अंतर्गत काले धन की भी बात है। इन्होंने एक, मैं जवाब दूं उनके ही, शुरुआत इसी से करना चाहता हूं, इसलिए आपने 2 स्कीम बहुत बड़े हुए थे, एक तो कोल का और एक 2G का। मैं आपसे तनेजा जी पूछना चाहता हूं कि कोल का इतना बड़ा घपला हुआ, इतना उसका प्रोपोगेंडा हुआ, केग ने भी हमें दोषी ठहराया, उसके बाद 2 लाख करोड़ के ऑक्शन के बाद आज क्या स्थिति है? देश के खजाने में कितना पैसा आया? सारी कंपनियां वापस कोर्ट में चली गई जिन्होंने बोली लगाई थी। ये बताने की कृपा करें जरा देश को। मैं, चूंकि अर्थव्यवस्था पे बात हो रही है, जल्दी, जैसा कि रघुनाथ राजन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और इन्हीं की सरकार के एक सम्मानित सांसद ने कहा, इन्हीं की पार्टी के, कि अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री में जो मद्दी है उसका मूल कारण है राजन। इसी से समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है। और चलिए ठीक है, आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मेरे साथ इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर बता पाएगी। एक सेकंड ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो मूल होता है रोजगार, और उसके बाद क्या अकाउंट आपके, कितने इंडस्ट्रीज अकाउंट, क्या है स्थिति? 3.5 करोड़ इंडस्ट्री अकाउंट आपके एनपीए हो गए, और आप अर्थव्यवस्था अच्छी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल का जितेंद्र पटवारी दुख होता है इस बात। जितेंद्र पटवारी, ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। नरेंद्र तनेजा जी, आ रहा हूँ आपके पास, समय मिलेगा पूरे 1 घंटे का शो कर रहे हैं, बहुत समय है, लेकिन मैं जरा इस पे एक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं हमारे साथ नेवतिया साहब, उनकी भी बात कर लेते हैं। मिस्टर नेवतिया, क्योंकि इंडस्ट्री भी बहुत ही माइन्यूटली वॉच कर रही है इस 2 साल के कामकाज को, और लगातार हम इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं और बहुत मिले जुले रिएक्शन है। आप क्योंकि फिक्की के प्रेसिडेंट है, एक इंडस्ट्री बॉडी है, आपके हिसाब से 2 साल का कामकाज किस तरह से रहा? एक कमेंट आपका भी। इकोनॉमिक स्तर पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है उनके 2 साल। हम लोग शुरू में देखे कि जो फाउंडेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उस पर काफ़ी नज़र दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी काम हुआ है। कुछ मेजर प्रकल्प जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया वगैरह, उनका घोषणा की गई है, और उसके बाद उसके पर काम भी हुआ है। आंतर्जातिक स्तर पर इंटरनेशनल इंटरेस्ट अब हमारे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंच चुका है। तो और फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को उन्होंने मीट किया है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विशेषकर रोड्स, रेलवेज़, पोर्ट्स, ये सब चीज़ों में काफ़ी इसमें जोड़ दिया गया है। तो सब मिला के मेरा समझ है कि जो फाउंडेशन ले करना था
वो अच्छे तरीके से चलिए, आप कह रहे हैं किया गया है। फाउंडेशन अच्छे तरीके से ले हुई है, लेकिन ये फाउंडेशन पर कितनी मजबूत इमारत बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी सरकार के एक और बड़े मंत्री नितिन गडकरी का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले नितिन गडकरी मोदी सरकार में सड़क और परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं। गडकरी को मोदी के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से माना जाता है। गडकरी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है सड़क निर्माण में आई तेजी। 2013 में रोजाना औसत 7 किलोमीटर हाईवे बन रहे थे। 2014 में ये गिरकर 2 किलोमीटर प्रतिदिन रह गया। गडकरी ने 30 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था और अब रोजाना लगभग 20 से 21 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हो रहा है। बतौर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह वादा किया था कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने तक वो लंबे समय से रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट की समस्याओं को दूर कर देंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए गडकरी ने कई अहम कदम उठाए। जो प्रोजेक्ट पैसे की कमी की वजह से फंसे थे, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करवाई और जहां कंपनियों की लापरवाही की वजह से काम रुका, उन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली जयपुर, नागपुर जबलपुर, मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे जैसे 3.5 लाख करोड़ रुपए के रुके हुए प्रोजेक्ट में से 90% पर काम दोबारा शुरू हो चुका है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हर नए प्रोजेक्ट की कीमत का 1% हरियाली के लिए अलग से रखने का फैसला किया। इसके अलावा 500 ट्रक टर्मिनल बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ, जिनके तहत ढाबे, सर्विस स्टेशन जैसी जगहों पर ट्रकों और ड्राइवरों के लिए सब सुविधाएं होंगी। गडकरी के पास सड़क परिवहन के अलावा शिपिंग मंत्रालय भी है। बीते 1 साल में 12 बड़े बंदरगाहों और शिपिंग की सरकारी कंपनियों ने 6000 करोड़ का मुनाफा कमाया।